बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड फिज़िक्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। हमारा आज का टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? बेसिकली मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि किसी भी बॉडी का मास कितना है और उसके अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, इसका प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। अब कोई ऑब्जेक्ट जितना तेज़ी के साथ मूव कर रहा होगा उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको भी रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज़, इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ गया, जिस वजह से उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप खड़े हुए, आपके सामने से आपका फ्रेंड एक बाइसाइकिल पर आ रहा है, वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो है आ रहा है, तो आप उसको सामने से पकड़ के रोक सकते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं है। लेकिन अगर उतनी ही स्पीड से सामने से ट्रक आ रहा हो तो हम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने से उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, और मोमेंटम जितना ज़्यादा हो जाएगा फिर उसको रोकना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका फ्रेंड आपकी तरफ बॉल फेंके, आप उसको कैच कर लेंगे, लेकिन अगर यही बुलेट फायर कर दे, उसको नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसका इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर भी मोमेंटम बढ़ गया, मास बढ़ने से भी बढ़ गया, तो लिहाजा जो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है वो मोमेंटम है। यानी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट जो आता है वो मोमेंटम कहलाता है। अब मोमेंटम बराबर होता है मास और वेलोसिटी के। इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ गई, चाहे मास बढ़ गया चाहे वेलोसिटी बढ़ गई, दोनों सूरतों में मोमेंटम बढ़ जाता होता है, और ऐसी सूरत में बॉडीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को रोकना मुश्किल हो जाता होता है। अब P इज इक्वल टू एम वी, इसे P से डिनोट किया जाता है, ठीक है, रॉ भी कहते हैं लेकिन इसे P से, P इज इक्वल टू एम वी। जो मोमेंटम है ये बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। कहते हैं इन दिस एक्सप्रेशन V इज द वेलोसिटी ऑफ द मास, कि V जो है वो मास की वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम एंड देयरफॉर द वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी की कोई ख़ास डायरेक्शन होता है, इसलिए मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। चूँकि मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड भी लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम और न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास हैविंग इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, फोर्स एक्ट करने के बाद वो उसकी जो है वो टाइम टी के लिए, कुछ देर के लिए फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, और वो उसकी वेलोसिटी वी आई से बढ़कर वी एफ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो, लेट्स सपोज कि इनिशियली तौर पर एक बॉडी जो है वो पोजीशन ए पे है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगती है, कोई भी बंदा इसको पीछे से धक्का देना शुरू कर देता है, इसकी फोर्स जो है वो टाइम टी के लिए यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। इसकी वेलोसिटी वी आई से बढ़कर वी एफ हो जाती है, और ये पोजीशन जो है वो सी से डी तक जो है हम कह लेते हैं कि वो चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है, फोर्स लगी, फोर्स लगने के बाद उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। इस तरीके से जो ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है एफ ओवर एम के। अब हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ये भी है ये भी ए है, तो मतलब एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ये जो है ओवर टी। अब ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई के। अब अगर चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई के।
इसका क्या मतलब हो गया कि हमें क्या ये शो करता है कि जो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इम्पल्स यानी कुछ टाइम के लिए जब फोर्स लगती है तो मैस उसका सेम और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के होगा कि हमारे पास किसी किस्म का चेंज मोमेंटम में आ जाए तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, एम वी था ना, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम जो था वो वी एफ से चेंज होके वी आई इसमें हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, फोर्स टाइम के प्रोडक्ट का के बराबर होता है। सो इस तरीके से जैसे जैसे मोमेंटम चेंज होगा बॉडी का वो इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स के, अगर फोर्स लगती रहे तो मोमेंटम चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए इम्पल्स, कहते हैं समटाइम वी विश टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम टू सीज वेयर द अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट, इट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटी देर के लिए, बड़े छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब फोर्स अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल, जब एक बैट क्रिकेट बॉल को हिट करता है द फोर्स सर्टेनली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन, तो उसकी जो फोर्स होती है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती है। क्यों कि पहले फोर्स और थी, जैसे ही वो टकराएगा, ठीक है, ऐसे वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए कह रहे हैं कि अब बैट के साथ टकराता है बॉल को और उसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कुछ टाइम भी बीच में आ गया ना थोड़ी देर के लिए, सो ये चीज़ जो है वो इम्पल्स होगा एफ इंटू टी, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, बजाय इसके कि कोई एक अकेली क्वांटिटी को आप पता कर सकें, वही चीज़ जो है वो मोमेंटम है, वही अभी हमने फाइंड किया है, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई के। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम। कंजर्व का मतलब यही होता है नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, कि हमेशा जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर ना कर रही हो, कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, ऐसी चीज़ें ना हो। कैसे कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ बॉल्स ऑफ मैस m1 m2, दो बॉल्स हैं, ये एक बॉल का मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है, मैस m2 है, वेलोसिटी v2 है, वो आपस में दोनों टकराती हैं और दोनों जब टकराएंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर चली जाएगी और दूसरी एफ नॉट दूसरी तरफ हो जाएगी। टू बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 है, वेलोसिटी v1 है, एक m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है। अब जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करती हैं, एक कोलाइड कर जाती, टकराती हैं दोनों एक दूसरे के साथ, जब ये टकराएंगी तो इनके मैस में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो m1 और m2 ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी, ये v1 से v1 डैश हो जाएगी, v2 से ये v2 डैश हो जाएंगी, वेलोसिटीज़ स्ट्राइक करने के बाद चेंज करेंगी। अब इसकी ये जो कोलिजन है ये तो थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, तो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम वही फोर्स है जो टाइम के साथ थोड़ी सी देर के लिए लगती है। सो एफ इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1, फाइनल में से इनिशियल बाद वाली में से पहले वाली को निकालते हैं। इसी तरीके से जो मैस 2 है सेकंड, उसको हम F2 कर देते हैं, देखिए एक ये है एक ये है, इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी m2v2 डैश माइनस m2 और v2, ये दोनों। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया, जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f इंटू टी प्लस एफ नॉट इंटू टी इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब इन दोनों में से देखिए t कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा फिर f प्लस एफ डैश इंटू टी इज इक्वल टू, अब v
जो 1 वाले हैं वो अलहदा कर लें इसमें से हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m1v1 और माइनस m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस इसी के से क्या आ जाएगा साथ m2v2 डैश माइनस m2v2। अब यहाँ पे जो है फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें फोर्स ऑपोजिट है। क्यों कि जब ये स्ट्राइक करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, तो एक एफ हो जाएगी और ये माइनस एफ डैश। तो प्लस और माइनस ख़त्म हो गए, क्या हो जाएगा 0 इंटू टी, ये सारा 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कटिंग हो गया, 0 मल्टीप्लाई टी से हो गया 0। अब इसमें से किसी एक को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो हम हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब इसको उठा के उधर ले जाएं, और जो दोनों माइनस वाले उनको उठा के एक जैसी m1v1 वाली उनको उठा के उधर ले जाएंगे, इक्वल हो के सब जाएगा। तो क्या आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि स्ट्राइक करने से पहले और स्ट्राइक करने के बाद दोनों सूरतों में टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। अगर आप इसकी बात करें जो ऊपर वाले बिफोर स्ट्राइकिंग था, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर m1v1 प्लस m2v2 बिफोर कोलाइजन। कोलाइड करने के बाद मोमेंटम क्या हो गया m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ठीक है, ये कोलाइड करने के बाद। तो कोलाइड करने से पहले और बाद दोनों सूरतों में मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है, दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं और इन इलास्टिक कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं कि ऐसा कोलिजन, ऐसा टकराव, दो बॉडीज आपस में टकराएं और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व ना हो, वो चेंज हो जाए, वो कांस्टेंट ना रहे, तो वो इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। ठीक है, अ कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर वर्टिकली, ऊपर से आप टेनिस की बॉल को फेंकते हैं, इट मे नॉट रिबाउंड टू इट्स इनिशियल हाइट। तो ये जहाँ से फेंका है टकराने के बाद दोबारा ऊपर नहीं आएगा, पहली बार एक बार आएगा, दूसरी बार थोड़ा सा नीचे, तीसरी बार नीचे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी हाइट कम होती जाएगी। इट इज़ बिकॉज अ पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। इसकी क्या वजह है, जब ऊपर से नीचे गई तो नीचे जब ज़मीन के साथ टकराने के बाद वो रिबाउंड होकर ऊपर नीचे बार बार वो नहीं हुई, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लूज़ हो गई है। देखें, अगर तो ये जो है वो टोटली इलास्टिक कोलिजन होती, तो ऐसी सूरत में क्या था कि ज़मीन के साथ नीचे जाके टकराती, ऊपर आती, जितनी हाइट से फेंकी थी उतनी हाइट पे बार बार जो है ना वो रिबाउंड होती रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल, जो कि हर बार एनर्जी के कुछ जो एनर्जी है वो लूज़ हो जाती होती है। किस फॉर्म में, जब बॉल नीचे जाके टकराती है तो आपको आवाज़ आती है, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। इस वजह से एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाती है, एनर्जी लूज़ हो जाती होती है। सो एनर्जी जो है ना वो कंजर्व्ड नहीं होती है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसके लिए एक आइसोलेटेड अगर सिस्टम बना लिया जाए जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ग्रेविटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो अगर एक बार जितनी हाइट से फेंके तो बार बार उतनी हाइट पे वो रिबाउंड करती रहेगी, वो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। अब जो एनर्जी है लूज़ होती है, कोई भी
जो है वो हम ले लें सिस्टम, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लूज़ होती है नॉर्मली तौर पर वो हीट एनर्जी की फॉर्म में लूज़ होती है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो चाहे माइनर सी हीट एनर्जी हो, लेकिन एनर्जी हीट की फॉर्म में ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ लूज़ हो जाती होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी के इंजन के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब गाड़ी थोड़ी देर चल चल के आती है, चलने के बाद हम देखते हैं कि उसका इंजन और जो है ना वो हीट अप हुआ होता है। इसकी वजह भी लॉस ऑफ एनर्जी है। अगर हमारी वो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लूज़ ना करे तो ऐसे में जो इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितने ज़्यादा परसेंट बढ़ सकती है। कहते हैं अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन और इम्पैक्ट ऑन द हीटिंग ऑन द फ्लोर, सच टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन। ऐसी जो एनर्जी है वो इलास्टिक कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द मार्बल फ्लोर, जब एक हार्ड बॉल को मार्बल के फ्लोर पे फेंका जाता है, इट रिबाउंड्स टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट, तो वो अपने इनिशियल हाइट के बहुत करीब तक जाती है। इट लूजेज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी को जो है वो लूज करती है। इन द कोलिजन विद द फ्लोर इट इज टू बी नोटेड दैट मोमेंटम ऑफ द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। और जो हमने पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, ये जो है वो हर किस्म की एनर्जी के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है इलास्टिक कोलिजन में। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था कि जिसमें हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन तक पढ़ा। नेक्स्ट डेरिवेशंस हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन वगैरह की, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।